SIFC की तरफ आया है, उसको हम वेलकम भी करते हैं ना। कलेक्टिव फार्मिंग को कामयाब करना और कलेक्टिव फार्मिंग की जो इमीडिएट रिजल्ट्स है वो हासिल करना, वो मेरा ख्याल में बेहतर ऐसे होता कि इसको हम फेज 1 और फेज 2 में देखा जाए। कलेक्टिव फार्मिंग फेज 1 को कामयाब करने के लिए अब उन इलाके जहां इस वक्त एग्रीकल्चर हो रहा है, पंजाब और सिंध के वो इलाके जो इस मुल्क के एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको तरजीह देने की जरूरत है। पाकिस्तान में सबसे द लार्जेस्ट लैंड ओनरशिप इज नॉट बाय द बिग जमींदार, इट इज एक्चुअली बाय द छोटा जमींदार ना। वो मारे जाते हैं इसलिए इसी हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज अपनी जगह, जो हमारा इनकम कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो आपके सामने है। जो रिसेंट फैसले IMF की जोर की वजह से ज़राए टैक्स पे हुए हैं, वो आपके सामने है। जो मौसमी तब्दीली और वाटर स्कैरसिटी, मतलब वाटर इस वक्त ना होने और वाटर की कमी का वजह से उन इलाके जहां where we are conducting agriculture at the moment, बहुत प्रेशर के अंदर है। साल ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो आपका आईनी जिम्मेदारी है, आप उसको बुलाए। 1 साल पूरा हुआ है, आज तक हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मीटिंग नहीं हुआ। जहाँ तक ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा है, जहाँ तक ज़राअत में इन्वेस्टमेंट लेकर आने का मंसूबा है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ओन करती है, हम समझते कि ये हमारा ही फ़लसफ़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है कि ज़राअत हमारा बैकबोन है। मैं तो चाहूँगा कि हम कामयाब हो, हम अपने किसानों को ना सिर्फ रिलीफ दिलवा दें मगर उनकी तरक्की को यकीनी बना दें। मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत ने ये बाकायदा प्रपोज़ किया है, मैंने मुख्तलिफ फोरम्स पे तकरीरों में भी और इंगेज करके भी एक ऐसा प्रपोज़ल दिया है जो मैं समझता हूँ कि हम ग्रीन पाकिस्तान या मैं समझता हूँ कि जो आइनी तौर पे सूबाई सब्जेक्ट्स है तो सूबाई हुकूमत का अहम किरदार होना चाहिए। तो चले अब ग्रीन पंजाब, ग्रीन सिंध या जैसे भी करना है, वो उसको कामयाब बनाने के लिए हमें 2 फेजेस में मेहनत करना पड़ेगा। एक एस्पेक्ट ये है कि कलेक्टिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करना, मैं समझता हूँ कि एक इनकलाबी सोच है। वो सोच SIFC की तरफ आया है, उसको हम वेलकम भी करते हैं ना। कलेक्टिव फार्मिंग को कामयाब करना और कलेक्टिव फार्मिंग की जो इमीडिएट रिजल्ट्स है वो हासिल करना, वो मेरा ख्याल में बेहतर ऐसे होता कि इसको हम फेज़ 1 और फेज़ 2 में देखा जाए। कलेक्टिव फार्मिंग फेज़ 1 को कामयाब करने के लिए अब उन इलाके जहां इस वक्त एग्रीकल्चर हो रहा है, पंजाब और सिंध के वो इलाके जो इस मुल्क के एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको तरजीह देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सबसे द लार्जेस्ट लैंड ओनरशिप इज़ नॉट बाय द बिग ज़मींदार, इट इज़ एक्चुअली बाय द छोटा ज़मींदार ना। वो मारे जाते हैं इसलिए इसी हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज़ अपनी जगह, जो हमारा इनकम कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो आपके सामने है। जो रिसेंट फैसले IMF की जोर की वजह से ज़राए टैक्स पे हुए हैं, वो आपके सामने हैं। जो मौसमी तब्दीली और वाटर स्कैरसिटी, मतलब वाटर इस वक्त ना होने और वाटर की कमी का वजह से उन इलाके जहां where we are conducting agriculture at the moment, बहुत प्रेशर के अंदर है। अगर हम ये कलेक्टिव्स बनाएंगे, और कलेक्टिव्स का मतलब कि ये छोटे ज़मींदारों को साथ मिला के एक बड़ा कंसोर्टियम बनाएं, एक बड़ा कलेक्टिव बनाएं, और इस बड़ा कलेक्टिव का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये कि जब ये छोटे छोटे ज़मींदार मिलके काम करेंगे तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का ताकत उनको मिलेगा। जब वो अपना इनपुट्स
को ख़रीदेंगे, जब कलेक्टिवली ख़रीदेंगे, ज़्यादा तादाद में ख़रीदेंगे, तो वो जो इनपुट कॉस्ट का एक्सपेंसिव जो नुकसान है उसको काउंटर कर सकते हैं और कम कीमत पे अपना इनपुट का बंदोबस्त कर सकते हैं। दूसरा, पानी की कमी एक हकीकत है, मौसमी तब्दीली एक हकीकत है। आप जिस भी साइंसदान को इस दुनिया का किसी कोना से उठा के पूछे कि पाकिस्तान के साथ अगला 10 साल, अगला 20 साल, अगला 50 साल में क्या हाल होगा, तो वो आपको बताएंगे। पहले आपके जो पहाड़ों के ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ पिघलेंगे, तो मतलब हमारा सैलाब की वजह से नुकसान होता रहेगा। इसके साथ साथ ऑब्वियसली मौसमी तब्दीली की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा ड्राउट्स में भी इजाफा होगा, उससे भी नुकसान होगा। और अल्टीमेटली जब ये क्लाइमेट की असर मुकम्मल हो जाता है तो हमारा शदीद ड्राउट का नुकसान होगा। इसलिए हमारा वो ग्लेशियर्स का, आइस कैप्स का, हिमालयस में वो तादाद नहीं रहे। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके ब्रिटिश कॉलोनियल वक्त से लेके आज तक फ्लड इरिगेशन पे यकीन रखते हैं, फ्लड इरिगेशन से काम लेते हैं। रूस के बाद दुनिया में सबसे बड़ा इरिगेशन नेटवर्क पाकिस्तान का है, और हमें इस फ्लड इरिगेशन को छोड़ना पड़ेगा। नया मजीद इजाफा करने के बजाय जो मौजूद है फ्लड इरिगेशन सिस्टम, उससे हमें ट्रांजिशन करना पड़ेगा। जो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगा, ये फ्लड इरिगेशन को छोड़ के स्मार्ट इरिगेशन पे, ड्रिप इरिगेशन के, स्प्रिंकलर इरिगेशन पे, सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत से जो तरीक़ेकार हैं इरिगेट करने का, उसको ये ट्रांजिशन बहुत ही महंगा तरीन ट्रांजिशन होगा इस वक्त। उस तरीके से जो सियासी साथ है वो आपके सामने है। हमारा साथ बैठने का, साथ वोट करने का एक बुनियादी नुकात है, और मेरा उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब इंश्योर करेगा कि कोई अपनी जो टीम का मेंबर हो, चाहे वो वफाक का हो या सूबा का हो या किसी भी सूबा, कि वो उसको लेट डाउन नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पे जिस अंदाज में और जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने हमारा कल की मुलाकात में अश्योर भी किया कि काफ़ी कुछ हमने मिल के हासिल किया है। जहाँ जहाँ बेहतरी का गुंजाइश है, उन्होंने अपनी टीम को भी हिदायत दी कि ऐसे कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। तो मेरा उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और बाकी का जो हुकूमत का जो साथ है वो चलता रहेगा। दूसरी तरफ आपको ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को इस अंदाज से देखना चाहिए कि हम तो थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल फोर्स है नेशनल असेंबली में। अगर हम इतना सिक्योर होते या इतना कॉन्फिडेंट होते या इतना साथ दे रहे होते हुकूमत का, तो हम शामिल हो जाते इनका हुकूमत में। मैं खुद ये अपने पार्टी के नुमाइंदे वज़ीर होते, तो उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ना हुकूमत साजी के वक्त था, और एक साल बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उस नहज पे नहीं पहुंच चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बने या हम इनका कोalition पार्टनर बने। उनके तो काफ़ी तो देयर इज दैट एस्पेक्ट। मगर जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहाँ अवाम के मसाइल में बेहतरी आया है, जहाँ महंगाई में कमी आया है, जहाँ मईशत में अगर हम कोई मुस्बित डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बतौर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी मेरा जिम्मेदारी है कि मैं ना सिर्फ हुकूमत का तारीफ करूं मगर इस जद्दोजहद में उनका साथ करूं। दूसरी तरफ तो वो पीटीआई वाले हैं। अब मैं तो तीसरा नंबर में हूं, मेरा तो जिम्मेदारी नहीं है कि मैं इस पार्लिमान में से हुकूमत साजी करूं। सबसे पहला जिम्मेदारी तो पीटीआई का था, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पे नून लीग का उनका था। पीटीआई ने हुकूमत साजी का वक्त ये कहा कि हम तो किसी से बात नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपना जो जिम्मेदारी है वो
अपने जो भी वजूहात है ये फैसला किया कि वो पूरा नहीं करेंगे। और इस वक्त भी आप मुझसे इस सवाल के जवाब दें कि मैं अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जिन्होंने तीर पे मोड़ लगाया, उन्होंने उनका सबसे बड़ा मुतालबा था कि महंगाई में कमी हो, और अब महंगाई में कमी आ रहा है। दूसरी तरफ वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी नंबर 420 को रिहा करो। अब मेरा वर्कर, मेरा कारकुन, मेरा सपोर्टर का क्या दिलचस्पी? रिहा करो, वो तो आपका वर्कर का शोर होगा। So the other side is also not providing the People's Party with any reason, any point of engagement. या ऐसे कोई, तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रही है, और जिस सियासी जमात ने हमारे साथ ना सिर्फ इंगेज किया, हमारे साथ कोई एक आउटलाइन तय किया, उनके साथ हम चल रहे हैं मुल्क के मफाद।